नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 10 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कई पहलुओं से महत्वपूर्ण थी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों, यह प्रश्न का जो स्तर है वह मध्यम स्तर है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है उषा मेहता, मातंगनी हाजरा, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसमें इन चारों महिलाओं ने भागीदारी की थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसमें जो मुंबई से यह शुरुआत की गई थी, ग्वालियर टैंक से, तो इसमें जितने भी बड़े स्तर के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वह दूसरे पंक्ति के नेता इस आंदोलन को संभाले, जिसमें महिलाओं की अगर भागीदारी की जाए तो उषा मेहता, मातंगिनी हाजरा, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, इन सब महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। दोस्तों, इसमें मातंगिनी हाजरा, इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। 29 सितंबर 1942 का दिन था। कुल 6000 लोगों का जुलूस था। इसमें ज्यादातर महिलाएं थीं और इस तरह से उन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए वह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तामलुक से। और दोस्तों, अंग्रेजों ने इनके ऊपर गोलियां बरसाई, लेकिन फिर भी इनका तिरंगा झंडा नीचे नहीं गिरा और वह घायल होकर नीचे गिर गईं और अंत में वीर गति को प्राप्त। इसी तरह से उषा मेहता की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रसार मतलब मीडिया के माध्यम से, रेडियो प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही थी। राजकुमारी अमृत कौर पंजाब के राजघराने से आती थी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सुचेता कृपलानी ने किया। तो इस तरह से उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो इससे संबंधित खबर आई हुई है, पीएम रिमेंबर्स all those who took part in क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर बापूज लीडरशिप। दोस्तों, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था और इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को ऐसा अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। दोस्तों, इस आंदोलन में 900 से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई थी, 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था और उस समय बड़े नेता महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो राजकुमारी अमृत कौर, उषा मेहता, मातंगनी हाजरा, सुचिता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, इन सब महिलाओं ने, सरोजनी नायडू, इन सब ने इसमें भाग लिया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह थोड़ा इसका स्तर अगर देखा जाए तो कठिन प्रश्न है। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में किया गया तथा इसमें किसी भी शतरंज ओलंपियाड की तुलना में सर्वाधिक भागीदारी देखी गई। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, हाल ही में हुए शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने महिला वर्ग में देश का पहला पदक जीता। यह भी कथन एकदम सत्य, अतः इसमें सभी तीनों कथन सही होंगे। दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत ए को 11वें और अंतिम दौर में अमेरिका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें धूमिल हो गईं। कनेरू हम्पी की अगुवाई वाली टीम तीसरे स्थान पर रही। तो इस तरह से कांस्य पदक जीता था। तो इस खबर को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यह निसार है क्या? तो यह निसार देख सकते हैं कि 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे कह सकते हैं सार,
तो निसार नासा, इसरो और सार, तो इससे से ये निसार बना है, तो इसका विकास किया था। तो इसके संदर्भ में प्रश्न है और यह भी इसका स्तर कठिन है प्रश्न का। तो दिया गया है कि मिशन पृथ्वी का पर्यवेक्षण करेगा तथा वैश्विक स्तर पर बदलते पारिस्थितिकी तंत्र एवं द्रव्यमान को मापेगा। इसमें एस बैंड और एल बैंड को दोनों रडार आवृत्तियों का उपयोग किया जाएगा, जहां एस बैंड रडार इसरो द्वारा, वहीं एल बैंड रडार नासा द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो इसके प्राथमिक लक्ष्यों में आसन्न ज्वालामुखी विस्फोटों की चेतावनी, संकेतों का पता लगाना, भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना, बर्फ की चादरों के पिघलने की दर पर नजर रखना आदि शामिल है। तो इस तरह से दूसरा, तीसरा और पहला तीनों कथन सत्य है, अतः आंसर डी होगा। दोस्तों इसके अंतर्गत यह खबर आई हुई है पीआईबी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल प्रमुख साइंस फाउंडेशन के अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल, जो कि भारत के जो पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत जितेंद्र सिंह जी से भेंट किए हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के उपायों पर चर्चा किए हैं। तो दोस्तों यह निसार, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय इसरो और नासा से मिलकर यह निसार बना हुआ है। यह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है दोस्तों, और इसकी जो महत्वपूर्ण जो तथ्य मैंने बताया कि यह पृथ्वी के अवलोकन के लिए दोहरे आवृत्त एल बैंड और एस बैंड सार के लिए एक संयुक्त सहयोग है। दोस्तों निसार पहला उपग्रह मिशन है जो एल बैंड और एस बैंड नामक दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगा, और इस रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग पृथ्वी की सतह में बदलाव को मापने के लिए किया जाएगा। दोस्तों यह मिशन वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से यह लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यह जो है इसका उपयोग अगर हम बात करें तो यह मिशन पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी, बर्फ की चादर बहने और प्राकृतिक खतरों जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी जैसी अत्यधिक स्थानिक और अस्थायी रूप से जटिल प्रक्रियाओं के लिए यह उपयोगी होगा। यह मिशन बायोमास, प्राकृतिक खतरों, भूजल और समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। बंसेरा बांस ग्राम यह समाचारों में किस संदर्भ में रहता है? तो यह इसका स्तर मध्यम है इस प्रश्न का। यह जीन अभ्यारण्य है, जीविका कृषि है, या बांस उद्यान है, या समुद्र तल के नीचे की कृषि प्रणालियां हैं? तो यह उत्तर होगा बांस उद्यान है दोस्तों, क्योंकि यमुना बाढ़ के मैदान पर बनेगा शहर का पहला बांस थीम पार्क। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि असम से खरीदे गए बांस की 25,000 से अधिक विशेष प्रजातियों के पौधे पार्क में लगाए जाएंगे, और इसका उद्देश्य एक राजधानी में अत्यधिक आवश्यक सार्वजनिक स्थानों को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि बाढ़ के मैदान की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित और बनाए रखा जाए। दोस्तों NH24 के दक्षिण में 10 हेक्टेयर बाढ़ के मैदान में फैले थीम पार्क में बांस का उपयोग करके डिजाइन की गई सुविधाओं को भी देखा जाएगा, जिसमें झोपड़ियों, एक वॉच टावर और ग्रीनवे क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए सीटें शामिल हैं। हालांकि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन दिल्ली की इकाई ने यह कहते हुए विरोध का आह्वान किया है कि झुग्गी वासियों को उस हिस्से से हटा दिया गया है जहां परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह द हिंदू में आई हुई खबर है, इसी से संबंधित द हिंदू में आया हुआ है, यह पॉइंट हमने यहाँ दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2016 में आया हुए प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न पर पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता का उल्लेख कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह प्रश्न 2016 में आया था, यह मध्यम स्तर का प्रश्न है। तो इसमें उत्तर होगा पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना। विकल्प एक सही है, अर्थात पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना है, यानी पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता जिसे आरपीएल कहेंगे निर्माण क्षेत्र में चल रही है, इसलिए निर्माण श्रमिकों को आरपीएल के तहत प्रमाणित किया जाता है। पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता आरपीएल उनके मौजूदा कौशल, प्रमाणित किया गया प्राप्त अनुभव, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है, का मूल्यांकन करके किसी व्यक्ति की मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो अतः यह कह सकते हैं कि यह सही है। और दोस्तों आरपीएल 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ही हिस्सा है, और यह उद्यमिता कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम
दोस्तों यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है। भारत और अमेरिका के विशेषज्ञों ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए उन सर्वश्रेष्ठ योजनाओं को शुरू करने को लेकर बातचीत की, जिसमें डीएसटी एनएसएफ संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को किक ऑफ कार्यशाला में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के माध्यम से लागू किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है डेटा बेस्ड व डेटा सेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस वायरलेस जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा और यह केंद्र राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों की सहभागिता के घटक को जोड़ना है। दोस्तों इस मिशन के तहत 43 करोड़ डॉलर के निवेश के 5 साल के खंड का हिस्सा है और इसमें अकादमिक शोधकर्ता व उद्योग भागीदारी शामिल है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सितंबर 2021 में विषयगत क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान और विकास के लिए आपस में हाथ मिलाया। और दोस्तों इस क्षेत्रों में जैसे कृषि, स्वायत्त तकनीक प्रणाली, अनुप्रयोगों, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, रोबोटिक्स और विभिन्न साइबर फिजिकल प्रणालियों को कवर करने वाले स्मार्ट शहर हैं। दोस्तों इसमें 3660 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ इंटरडिसिप्लिनरी जो साइबर फिजिकल प्रणालियों को क्रियान्वित किया जा रहा है और इस मिशन के क्रियान्वयन के तहत देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसकी क्या महत्ता है, तो दोस्तों यह साइबर फिजिकल प्रणाली इस पर कह सकते हैं कि यह नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो लॉन्च किया गया, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है और मिशन के सफल क्रियान्वयन से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, एप्लीकेशन इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क जिसे टीटीआरपी इसकी स्थापना इसमें की जाएगी और ये भारतीय समाज को उभरती अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने में सहायक होंगे। दोस्तों साइबर फिजिकल सिस्टम वे व्यवस्थाएं हैं जो भौतिक दुनिया को सूचना प्रसंस्करण की आभासी दुनिया से जोड़ती हैं और यह भौतिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचों में संवेदन, अभिकलन, नियंत्रण और नेटवर्किंग को एकीकृत करती हैं, उन्हें इंटरनेट और एक दूसरे से जोड़ती हैं। यह एक अंतः विषय क्षेत्र है जो स्मार्ट ग्रिड, रोबोट सिस्टम, स्वायत्त ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के उपयोग से संबंधित है। दोस्तों इसका उद्देश्य यह कि देश भर में साइबर फिजिकल सिस्टम और संबंधित तकनीकों का विकास करना, भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए सीपीएस प्रौद्योगिकी को अपनाना, अनुवाद शोध को उत्प्रेरित करना। तो ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं किसके, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। दोस्तों इससे लाभ क्या होगा, तो घरों और कार्यालयों में दक्षता और सुरक्षा में सुधार, उदाहरण के लिए जैसे गर्मी और आर्द्रता की निगरानी और उसका नियंत्रण करके, अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद करना, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो समस्याओं जैसे बीमारी या दुर्घटनाओं का पता लगाना, अलार्म को स्वचालित रूप से सक्रिय करना, घुसपैठ रोकने के लिए पहनने योग्य सेंसर या घर में स्थापित डिटेक्टर का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या सड़क नेटवर्क पर वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा एवं गतिविधियों की निगरानी करना, फसल की उपज को सुधारना, बुद्धिमान कुशल उत्पादन प्रणाली और विनिर्माण लाइनों को लागू करना, पशुओं के स्वास्थ्य और इस तरह से मानव स्वास्थ्य और फिटनेस की निगरानी, यह सब इसके लाभ हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।